हो गई। चलिए, आज का वीडियो जो आपको दिया जा रहा है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना जो आपको जाननी है, ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या है। जो सतह से लेकर के जो पृथ्वी की त्रिज्या है, केंद्र तक की जो गहराई है वो 6400 किलोमीटर है। 6400 यानी कि पृथ्वी की सतह से केंद्र तक जाने में 6400 किलोमीटर की लंबाई तय करनी पड़ेगी। यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी है? 6400 किलोमीटर है। अब इस 6400 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से लेकर के अंदर तक जाना है, पृथ्वी की सतह से लेकर के केंद्र तक जाना है। फिर ये देखना है कि टेम्परेचर में कितनी वृद्धि होती है, द्रव्यमान में, घनत्व में और ग्रेविटी में। तो ये जो भौतिक राशियाँ हैं इसमें कितनी वृद्धि होती है। तो चूँकि वैज्ञानिकों के द्वारा दो प्रकार की विधि अपनाई गई हैं, जो वैज्ञानिकों के द्वारा दो विधि अपनाई गई हैं, दो प्रकार की विधियां अपनाई गई हैं। अब इन विधियों में देखिएगा, एक विधि तो अपनाई गई है अप्रत्यक्ष विधि, और जो दूसरी विधि वैज्ञानिकों ने अपनाई है वो प्रत्यक्ष विधि है। ये दो प्रकार की विधियां वैज्ञानिकों ने अपनाई हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए दो प्रकार की विधियां अपनाई हैं। देखिएगा, प्रत्यक्ष विधि में मानव ने केवल बैठे बैठे सोचा है। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत मानव ने केवल अनुमान लगाया है, बैठे बैठे केवल सोचा है कि इतना बड़ा गोला है, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाएंगे इतने बड़े गोले में, तो जो गोले के अंदर जाएंगे यानी कि केंद्र की तरफ जाएंगे तो निश्चित है कि द्रव्यमान के बढ़ने से, द्रव्यमान में वृद्धि होने से जो भौतिक राशियाँ बढ़ेंगी, द्रव्यमान के बढ़ने से घनत्व भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा और अंततः ताप भी बढ़ेगा। मतलब इन तीनों भौतिक राशियों में वृद्धि होगी। तो पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर द्रव्यमान के बढ़ने से घनत्व, दाब और ताप में वृद्धि होगी। ये अप्रत्यक्ष विधि वाले या अनुमानिक जो विधि है, ये भी बात सही है कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर द्रव्यमान के बढ़ने से घनत्व, दाब और ताप में वृद्धि होती है। लेकिन ये जो अप्रत्यक्ष विधि वाली जो अनुमानिक विधि है, इसमें वैज्ञानिक या जिसने सोचा है कि अनुमान लगाया है कि द्रव्यमान के बढ़ने से घनत्व, दाब और ताप में वृद्धि होगी, लेकिन कितने किलोमीटर पर किस भौतिक राशि में कितनी वृद्धि होगी ये बताने में असफल रहे। यानी कि एग्जैक्ट अनुमान नहीं बता पाए कि कितने किलोमीटर की गहराई पर जाने पर इन किस भौतिक राशि में कितनी वृद्धि होगी, ये बताने में असफल रहे। जब ये बताने में असफल रहे तो जो अप्रत्यक्ष वाली विधि है वो मान्य नहीं है। जब अप्रत्यक्ष विधि मान्य नहीं है, तब वैज्ञानिकों के द्वारा फिर प्रत्यक्ष विधि का सहारा लिया गया। और प्रत्यक्ष विधि में मानव ने, या प्रत्यक्ष विधि में, चूँकि प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत भूकंप शास्त्र और भूकंप शास्त्र के अंतर्गत भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया, और भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने के साथ, यानी कि प्रत्यक्ष विधि में वैज्ञानिकों ने भूकंप शास्त्र में भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने के बाद फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने का प्रयास किया। चूँकि पृथ्वी के अंदर जाना चूँकि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाना मानव के लिए असंभव कार्य है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाना, वायुमंडल अंतरिक्ष की ओर जाना तो संभव है, लेकिन अंदर केंद्र की ओर जाना मानव के लिए असंभव कार्य है। इस कारण से मानव ने या वैज्ञानिकों ने दो प्रकार की विधि अपनाई। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि जो अमान्य है, और दूसरी क्या है? प्रत्यक्ष विधि। यानी कि अप्रत्यक्ष विधि मान्य नहीं है, अनुमान पर आधारित है। जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें भूकंप शास्त्र के अंतर्गत भूकंपीय तरंगों का अध्ययन और भूकंपीय तरंगों के अध्ययन करने के बाद फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने का प्रयास
किया गया। तो नेक्स्ट आगे जाते हैं, भूकंपीय तरंगों के बारे में आपको जानना है। तो भूकंपीय तरंगें, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। भूकंपीय जो तरंगें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं और इन भूकंपीय तरंगों के गुण या विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया जाएगा। तो जो नेक्स्ट है वो भूकंपीय तरंगें, इनकी सीस्मल वेव। भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय तरंगें, इन भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करना है और भूकंपीय तरंगों का लक्षण या विशेषताओं के आधार पर फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया जाएगा। कौन सी तरंग की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वो 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें हैं। जो भूकंपीय तरंगें हैं वो 3 प्रकार की हैं। पहले जो भूकंपीय तरंगें होती हैं प्राथमिक तरंगें। प्राथमिक तरंगों को नाम दिया जाता है अनुदैर्घ्य तरंगें। इन्हें एक और नाम दिया जाता है संपीड्य तरंगों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, या इनको प्राइमरी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेस वेव। शॉर्ट में इनका नाम है पी वेव। ठीक है, प्राथमिक तरंगें इनकी प्राइमरी वेव, अनुदैर्घ्य इनकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, संपीड्य तरंगें इनकी कंप्रेस वेव। तो शॉर्ट में इनका नाम क्या है, पी वेव के नाम से इन्हें जाना जाता है। जो दूसरी प्रकार की तरंगें हैं ये द्वितीयक तरंगें हैं। द्वितीयक तरंगें सेकेंडरी वेव, तो इनको शॉर्ट में नाम एस दिया जाएगा। और इनका जो दूसरा नाम है वो अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंगें हैं या ट्रांसवर्स वेव हैं। यानी कि द्वितीयक तरंगें या एस तरंगें या सेकेंडरी वेव, ये अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल हैं, ये ट्रांसवर्स वेव हैं। और जो तीसरे प्रकार की तरंगें होती हैं वो सतही तरंगें या लंबी तरंगें, या दूसरा नाम है इनका सतही तरंगें। ठीक है, या शॉर्ट में इनका नाम है एल वेव। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, या हिंदी में इनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, सरफेस वेव या लॉन्ग वेव या एल तरंग। तो 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें हैं। इन भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करना है तो देखिएगा, जो भूकंपीय तरंगें हैं, जो प्राथमिक भूकंपीय तरंगें हैं, यानी कि इनकी विशेषताओं में जाएंगे तो इन तरंगों का जो वेग होता है वो सर्वाधिक होता है। यानी कि इनका जो वेग होता है वो सर्वाधिक होता है, यानी कि 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में गमन करती हैं। तो प्राथमिक या प्राइमरी वेव का वेग सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो तरंगें होती हैं, इन तरंगों की जो दूसरी विशेषता है, ये माध्यम के चलती कैसे हैं, ये समानांतर चलती हैं। और जो तीसरी विशेषता है, यही विशेषता सबसे इम्पोर्टेंट है, इन तरंगों की प्रमुख विशेषता है कि जो 3 माध्यम हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यमों में ये गमन कर सकती हैं। लेकिन ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में प्राथमिक या पी तरंगें गमन कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बाध्यता ये है कि जो द्रव और गैस माध्यम है इसमें गमन तो कर सकती हैं, लेकिन इनके वेग में आ जाती है क्या, वेग में कमी आ जाती है। यानी कि जैसे ये तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं पर इनको द्रव या ठोस, द्रव या गैसीय भाग मिलेगा तो वहाँ पर इनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। गमन तो तीनों माध्यमों में कर सकती हैं। तो जो प्राथमिक तरंगें हैं उनका वेग सबसे ज़्यादा है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हैं। यह माध्यम के समानांतर गमन करती हैं। और जो इनकी तीसरी विशेषता है, यह तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं, लेकिन द्रव और गैसीय भाग में इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके हैं, प्राथमिक तरंगों के हैं। अब आइएगा, द्वितीय तरंगों के आधार पर ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मुख्य रूप से पता लगाया जाता है। तो जो द्वितीयक तरंगें हैं, इन तरंगों की विशेषता देखिएगा। फर्स्ट में देखिएगा वेग, जो इनका वेग होता है, जो वेग होता है वो पी तरंगों के वेग से कम होता है। यानी कि
3 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से गमन करती हैं। यानी कि आगे आगे चलती है पी तरंग, उसके पीछे पीछे चलती है एस तरंग। पी तरंगों का वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि जो एस तरंग है उसकी वेलोसिटी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ये समानांतर चलते हैं, तो ये चलते हैं कैसे, ये लंबवत चलती हैं। एक ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में, लेकिन ये केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो पी तरंगों की विशेषता है, पी तरंगें केवल और केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती हैं, जबकि द्रव और गैसीय भाग में, जैसे इनको द्रव और गैसीय भाग मिलेगा, यह तरंगें विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि आगे नहीं बढ़ पाती हैं और दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसलिए पता लगा लिया जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं न कहीं द्रव या गैसीय भाग है, जिस कारण से जो एस तरंग है वो आगे नहीं बढ़ पाई है, विलुप्त हो गई है। ये विशेषताएं किसकी हैं? ये द्वितीयक तरंगों की हैं। और जो लंबी तरंगें होती हैं या सतही तरंगें होती हैं, ये पी और एस तरंग के सम्मिलित रूप को नाम दिया जाता है एल तरंग। यानी कि पी और एस तरंग के सम्मिलित रूप को नाम दिया जाता है एस तरंग नाम दिया जाता है। अब चूंकि जो तरंगें होती हैं वो यदि उनको एक छोटे से डायग्राम के द्वारा यदि यहाँ पर दिखाएं, तो पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और ये तरंगें चूँकि लंबी हैं, ये सतह पर चलती हैं, ये सतह पर ये गमन करती हैं। और चूँकि पी और एस तरंग का सम्मिलित रूप है, तो सर्वाधिक विनाशकारी, यानी कि सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी तरंगें होती हैं? सर्वाधिक विनाशकारी लंबी तरंगें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी लंबी तरंगें होती हैं। ठीक है, अब इसका यदि छोटा सा डायग्राम यदि बनाना हो, ठीक है, यदि ग्राफ पर इनको दिखाएं, तो जो पी तरंगें होती हैं वो ऐसे चलती हैं, एस तरंगें ऐसे चलती हैं और एल तरंगें ऐसे चलती हैं। यानी कि ये पी तरंग हैं, ये एस तरंग हैं और ये एल तरंगें हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखिएगा, इस डायग्राम से ये पी तरंगें हैं, ये एस तरंगें हैं और ये एल तरंगें हैं, इनका गमन दिखाया जा रहा है। तो यदि हम इस ओर जाते हैं, इस ओर जाएंगे, तो जो तरंगों का वेग होगा, वेग में क्या आएगी? कमी आएगी। लेकिन जो वेवलेंथ होती है या तरंग दैर्घ्य होती है, उसमें होगी क्या? वृद्धि होगी। तो जो वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य होती है उसमें वृद्धि होती है। तो यानी कि पी तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा, एस का इस पी से कम और एल का सबसे कम। लेकिन तरंग दैर्घ्य देखिएगा, पी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, एस की उससे ज़्यादा होती है और एल की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि ये ज़्यादा ऊपर नीचे होकर के चलती है, जिस कारण से सर्वाधिक विनाशकारी एल तरंग होती है। तो ये एल तरंग है, सतही तरंग है, सतह पर चलती है। तो 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें हैं और 3 तरंगों में मुख्यतः द्वितीयक जो तरंग है, इससे पता लगाया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं या तो द्रव भाग है या फिर गैसीय भाग है, जिस कारण से तरंग आगे नहीं बढ़ पाई हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले लीजिएगा। आगे हम इन्हीं तरंगों को पृथ्वी के आंतरिक भाग में कैसे गमन करती हैं उसका डायग्राम दिखा रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ले लिया होगा। आगे देखते हैं कहाँ से उत्पत्ति होती है, ये तरंगें कैसे कैसे आगे बढ़ती हैं। तो जो नेक्स्ट जो आपको जानकारी देना है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देना है। ये भूकंपीय तरंगें हो गई हैं, 3 प्रकार की हैं, पी, एस और एल तरंगें हैं। ये 3 प्रकार की तरंगें हैं। आगे देखिएगा, जो आपको आंतरिक संरचना का भाग बनाने जा रहे हैं, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांट लिया जाता है। जैसे ये ग्लोब है, ये वाला भाग है, ठीक है, फिर इसके अंदर वाला भाग होगा, फिर और अंदर वाला भाग होगा। ये जो डायग्राम है रासायनिक संरचना के आधार पर,
रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला वाला भाग है उसे क्रस्ट नाम दिया जाता है, जो दूसरा वाला भाग है इसे मेंटल नाम दिया जाता है, और जो तीसरा वाला भाग है इसे कोर नाम दिया जाता है। यानी कि रासायनिक संगठन या रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांट लिया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब रासायनिक संरचना के आधार पर है तो यहाँ देखिएगा, क्रस्ट वाले भाग में सियोल जैसे तत्वों की अधिकता है, मेंटल में सीमा जैसे तत्वों की, और कोर वाले भाग में निफे। ठीक है, सियोल, सीमा और निफे ये रासायनिक तत्व हैं, यानी कि SI सिलिका, Al एल्युमिनियम। यानी कि क्रस्ट वाले भाग में सिलिका और एल्युमिनियम जैसे रासायनिक तत्वों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इसका नाम दिया गया है क्या, सियोल नाम दिया गया है। मेंटल में SI सिलिका है ही और Ma मैग्नीशियम है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम जैसे रासायनिक तत्वों की अधिकता पाई जाती है। और कोर में देखिएगा Ni निकेल और Fe लोहा या फेरस है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 भागों में बांट लिया गया है। और सियोल, सीमा और निफे इन रासायनिक तत्वों की अधिकता है इन भागों में। अब यहाँ से आइएगा, जो पृथ्वी का जो मेंटल है, मेंटल का जो ऊपरी भाग है, जहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, इस बिंदु को नाम दिया जाता है फोकस। इसे फोकस नाम दिया जाता है, या हिंदी में इसे मूल कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे नाम दिया जाता है फोकस या मूल नाम दिया जाता है। तो ऊपरी मेंटल में ये बिंदु है जहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हो रही है, यानी कि भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हो गई है। ठीक है, अब पृथ्वी की सतह पर जहाँ ये सबसे पहले आ जाती हैं, ये बिंदु यहाँ पर बनेगा और यही बिंदु ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे नाम दिया जाता है इपीसेंटर, इपीसेंटर के नाम से जाना जाता है, या अधिकेंद्र। और यही बिंदु ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 बिंदु मिले पृथ्वी के आंतरिक भाग में, मेंटल के जो ऊपरी भाग है इसमें एक बिंदु मिला जहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उसे कहा जाता है फोकस या मूल। भूकंपीय तरंगें जस्ट वैसे ही तरंगें होती हैं जैसे ध्वनि तरंगें होती हैं, जलीय तरंगें होती हैं, यानी कि उत्पत्ति स्थान से चारों ओर फैल जाती हैं। तो इसी तरह से भूकंपीय तरंगें हैं, उत्पत्ति स्थान से चारों ओर फैल जाएंगी। अब जब ये चारों ओर फैल जाएंगी तो ये ऐसे करके, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऐसे गमन करती हैं, ऐसे करके ये गमन, ठीक है, ये आंतरिक भाग में इनका गमन है। ये पी तरंगें अभी आई हैं, ठीक है, तो ये पी तरंगें हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग से गई हैं तो इनकी वेलोसिटी कम हो गई है। तो ये जो पहली वाली तरंगें दिखाई हैं कौन सी हैं, सभी पी तरंगें हैं। ये पी वेव्स हैं, ये पी तरंगें हैं, ये सभी पी तरंगें हैं। ठीक है, ये पी तरंगें हैं। चूँकि पी तरंगों की वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से गमन करते हुए पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले आ जाती हैं। तो आंतरिक भाग से सबसे पहले इस बिंदु पर आई हैं, तो इसी बिंदु को नाम दिया गया है अधिकेंद्र या एपिसेंटर के नाम से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले, क्योंकि इस बिंदु की और इस बिंदु की दूरी कम है, जबकि इस बिंदु की दूरी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाएंगे तो दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले कहाँ आई हैं, इस बिंदु पर आई हैं और इस बिंदु को नाम दिया गया है एपिसेंटर या अधिकेंद्र के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद चूंकि एस तरंगों की वेलोसिटी पी तरंगों से कम है तो ये तरंगें एस तरंगों का अनुसरण करते हुए पीछे पीछे आएंगी। तो जो एस तरंगें होंगी वो इसके पीछे पीछे आएंगी, ये एस तरंगें होंगी। ठीक है, ये एस तरंगें हैं, लेकिन यहाँ से एस तरंगें यहाँ पर नहीं आ पाती हैं, क्रॉस लगा दिया है। यहाँ पर एस तरंगें, इन बिंदुओं पर एस तरंगें आ जाएंगी, लेकिन इस बिंदु पर एस तरंगें नहीं आई हैं। जब एस तरंगें नहीं आई हैं तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं द्रव या गैसीय भाग है,
जिस कारण से तरंगें विलुप्त हो गई हैं और आगे नहीं बढ़ पाई हैं। तो एस तरंगों के माध्यम से ये पता लगाया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं द्रव या गैसीय भाग है, जिस कारण से एस तरंगें इस बिंदु पर नहीं पहुंच पाई हैं। अब जो चूँकि पी और एस तरंग का सम्मिलित रूप क्या है, एल तरंग है, तो पी तरंग पहले आ जाएगी तो ये पहले गमन करेगी, उसके पीछे एस आएगी, तो ये वाली जो तरंग बन गई है ये कौन सी हो गई है, एल तरंग हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से आएगा जो पी तरंग और एस तरंग का, जो पी और एस तरंग का पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मार्ग है, वो मार्ग जो होता है वो अवतल होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पी और एस तरंगें गमन करती हैं, जिनका मार्ग कैसा होता है, अवतल होता है। जबकि जो एस तरंगें जो पृथ्वी की सतह पर आ गई हैं और पी और एस तरंग का सम्मिलित रूप है, तो इनका जो मार्ग पृथ्वी की सतह पर होता है वो मार्ग उत्तल होता है। ठीक है, तो पी और एस तरंग का मार्ग किस टाइप का है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अवतल मार्ग बना करके चलती हैं, जबकि जो एल तरंग होती हैं वो पृथ्वी की सतह पर उत्तल मार्ग बना करके चलती हैं। पी और एस तरंग को एक नाम और दिया जाता है, इनको बॉडी वेव के नाम से भी जाना जाता है, शरीर तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 प्रकार की तरंगें हैं और 3 प्रकार की तरंगों का ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में पी और एस तरंगें चल रही हैं, जबकि पृथ्वी की सतह पर आई हैं पी और एस तरंग का सम्मिलित रूप एस तरंग है। ठीक है, तो जो एस तरंग होती है ये पृथ्वी की सतह पर चलती है। ये जो तरंग होती है जो पृथ्वी जहाँ जहाँ पर इसको ठोस माध्यम मिलेगा वहाँ तक तो गमन करती जाएगी। जैसे इसको सागर या जलीय भाग इसको मिलता है तो ऊपरी भाग में तो गमन करती जाती है, लेकिन जैसे निचले सतह से टकराती है, यानी कि सागरीय महासागरीय के नितल से इस तरंग की समाप्ति हो जाती है, तो ये एल तरंग है। ठीक है, और ये पी और एस तरंग है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में गमन कर रही हैं। पृथ्वी को रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांट लिया गया था। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी लिख के आ जाते हैं, जैसे हिंदी में लिख देगा सियाल, सीमा, और ये वाला जो भाग है वो निफे है। ठीक है, तो जो सियाल वाले तत्व होते हैं वो हल्के होते हैं, सीमा वाले जो तत्व होंगे जो सियाल से भारी होते हैं, और निफे वाले जो तत्व होते हैं वो सबसे भारी तत्व होते हैं। यानी कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति जब सूर्य से पृथ्वी जब अलग हुई थी, ठीक है, तो जो रासायनिक जो भारी तत्व थे, यानी कि जो भारी तत्व थे वो कहाँ डूब गए, भारी तत्व केंद्र में चले गए। ठीक है, चूँकि उस समय पृथ्वी यानी कि जो पृथ्वी है वो द्रव अवस्था में थी, मैग्मा वाली अवस्था में थी, तो पृथ्वी द्रव अवस्था में थी। अलग होने के समय धीमे धीमे करके ये ठंडी हुई। ठंडी होने से पूर्व जो हल्के तत्व थे वो कहाँ रह गए, हल्के तत्व थे वो ऊपर तैरते रहे। इसके नीचे जो मध्यम जो तत्व होंगे, ठीक है, वो बीच में रह गए, और जो भारी तत्व थे वो कहाँ डूब गए, पृथ्वी के केंद्र में चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सियाल हैं ये हल्के हैं, यानी कि जो सियाल हैं वो हल्के हैं, और जो सीमा है, ठीक है, जो सीमा वाले तत्व हैं वो सियाल से भारी हैं लेकिन निफे से हल्के हैं, और जो भारी तत्व हैं वो कौन से हैं, वो निफे हैं। मतलब इनका घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। द्रव अवस्था होने के कारण ये पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और जो हल्के तत्व हैं वो ऊपर रह गए। अब पृथ्वी की बाहरी सतह ठंडी हुई तो ऊपर वाले जो हल्के तत्व हैं वो धीमे धीमे करके ठंडे होकर के ठोस अवस्था में परिवर्तित हुए, और जो क्रस्ट वाला भाग है वो पूर्णतः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो चुका है। तो आगे का जो आपको इसी के जस्ट जो आगे आपको दिया जाएगा, अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे कि यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर कौन कौन सी परतें होती हैं, कितना तापमान होता है, कितना घनत्व होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर आंतरिक भाग का डायग्राम बनाया जाएगा। विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं,
उन परतों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और जो द्रव्यमान है, घनत्व है, ताप है, दाब है, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी कितने किलोमीटर पर कितना दाब, कितना ताप, कितना घनत्व, ये डाटा आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय तरंगों का गमन या संचलन है। 3 प्रकार की तरंगें, पी, एस और एल तरंगें। ये भूकंपीय तरंगों के करैक्टरिस्टिक हमने जान लिए हैं। अब आंतरिक संरचना का पता लगाएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।